नमस्कार आप सभी को, स्वागत है आपका हमारे इस प्लेटफ़ॉर्म पर। यूपी ट्रिपल एससी क्वेट 2025 में आपके लिए बहुत सारी वैकेंसीज़ आने वाली हैं और इस क्वेट में आपने अगर एक अच्छा स्कोर नहीं किया है, तो कहीं न कहीं आप चूक जाओगे वो सारी की सारी वैकेंसीज़ को देखने से। इसलिए ध्यान रखिएगा, अभी जो भी कुछ समय बचा है, एग्ज़ाम डेट मान लीजिए सपोज़ करो जो सूचनाएँ मिल रही हैं कि अगर इसकी जो परीक्षा है वो अगस्त में होती है, अगस्त लास्ट तक, तब भी आपके पास 40 से लेकर 50 दिनों का समय है। इन 40 से लेकर 50 दिनों के आस-पास जो समय बचा हुआ है, इसमें आपको मैक्सिमम स्कोर गेन करना है यानी कि 99 परसेंटाइल के आस-पास, 95-96 ठीक है? तभी आप एक बेहतर स्कोर मान सकते हो अपने आप को और आप जो बड़ी से बड़ी वैकेंसीज़ आने वाली हैं, बड़ी से बड़ी मतलब है स्कोर में नहीं क्वांटिटी में नहीं, बल्कि बड़ी वैकेंसी का मतलब है लोअर टीसीएस या फिर जो आयोग ने अभी पहले कुछ समय पहले सूचना दी जा रही थी कि ग्राम पंचायत अधिकारी की हर साल 4000 वैकेंसी फिर से आएँगी आगे 3 सालों तक के लिए। तो इन वैकेंसीज़ में अगर आप फिर से फॉर्म डालना चाहते हो, तो फिर आपको बेहतर स्कोर आपके पेट स्कोर कार्ड 2025 में होना चाहिए। और इसके लिए आप कौन-कौन से स्रोतों का इस्तेमाल करोगे ताकि आपका स्कोर बढ़े, हम उन्हीं की चर्चा करेंगे। ठीक है? तो चलिए इसको शुरुआत करने से पहले मैं 2-3 बातें आपको बता दूँ। अगर आप यूपी ट्रिपल एससी, यूपी पीसीएस या फिर यूपीएसआई या फिर किसी अन्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो भारत का संविधान और राज्य व्यवस्था, इसकी क्लासेस कंटिन्यू हैं आपके एप्लीकेशन पर, तो आप इस बैच से जुड़ सकते हो। केडी 01 कूपन कोड का इस्तेमाल कर लीजिएगा और इसके अलावा अगर आप यूपी जीके और कंप्यूटर के बैच से जुड़ना चाहते हो, तो केडी 21 कूपन कोड का इस्तेमाल करके आप इस बैच से जुड़ सकते हो। इसके अलावा अगर आप यूपी जीके और कंप्यूटर का बैच अलग-अलग चाहते हो, तो ये बैचेज़ भी आपके लिए अवेलेबल हैं और इन बैचेज़ से भी आप हमारे एप्लीकेशन में जाके इन बैचेज़ से भी एनरोल कर सकते हो। ठीक है? तो चलिए शुरुआत करते हैं। आपकी अब शेष समय में स्ट्रैटेजी क्या रहनी चाहिए? देखो, सबसे पहले जो आपकी जो पेट के लिए फॉर्म निकले थे 2025 में, आई होप सभी ने फॉर्म डाल दिए होंगे और पेट 2025 ये आपके लिए महत्वपूर्ण क्यों रहने वाला है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले पेट 2025 में आप बेहतर से बेहतर स्कोर कैसे कर सकते हो? 99 परसेंटाइल, 97, 98 इस रेंज में ही आपको आना होगा। तभी आप देखोगे कि 2025 में या 2026 में या 2027 में बहुत सारी वैकेंसीज़ आने वाली हैं और वैसे भी पेट को इस अब से 3 सालों के लिए वैलिड कर दिया गया है। तो बहुत सारी वैकेंसी ही नहीं आने वाली है, बल्कि बहुत अच्छी-अच्छी वैकेंसी आने वाली है। जैसे लोअर पीसीएस में या फिर लेखपाल की एक बड़ी वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। हालाँकि उम्मीद तो थी कि इसके पीछे वाले पेट से आएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब ये आगे आने वाले पेट से आएगी, यानी 2025 से आएगी। इसके अलावा और भी कई सारी वैकेंसी हैं, जैसे अभी आपने एक विज्ञप्ति देखी होगी जिसमें बीपीओ के लिए अनाउंस किया गया था कि हर साल 4000 वैकेंसी निकालेगा आयोग। तो ये बड़ी-बड़ी वैकेंसी हैं। अगर आपको इनमें सेलेक्ट होना है, तो यकीन जानिए आपको पेट में एक बेहतर स्कोर करना पड़ेगा। 98, 97, 99 परसेंटाइल के आस-पास ही आपको रहना होगा, तभी आप बड़ी से बड़ी वैकेंसी जैसे लोअर टीसीएस के लिए शॉर्टलिस्ट होंगे। बात समझ पा रहे हो? वैकेंसी कम रहेंगी, लेकिन नंबर आपको ज़्यादा लाने पड़ेंगे और नंबर ज़्यादा लाना बहुत टफ नहीं है। पिछली बार का जब आप पेट देखोगे, जो 2023 में हुआ था, उसमें जिन बच्चों के लगभग 56 नंबर, 57 नंबर, 58 नंबर या 60 नंबर, 62 नंबर, इस रेंज में जो लोग थे 55 से लेकर 60 के आस-पास, वो लोग भी 99 परसेंटाइल के आस-पास थे। 97, 98, 99 यानी इसी रेंज में आपको रहना होगा। अब आप सोच के देखो पिछला पेट कितना टफ होगा, जिसमें 99 परसेंटाइल आ रहे ए 57-58 नंबर पर, ठीक है? आपने 100 नंबर का जो पेपर होता है उसमें केवल और केवल आपने 58% नंबर प्राप्त किए। आपने 60% नंबर लाए हो और आपको 99 परसेंटाइल की रेंज में शामिल कर दिया जाएगा और 99 की रेंज में शामिल होने का मतलब है, फिर जो भी वैकेंसी आएगी, आप उसमें शॉर्टलिस्ट होगे। अब मैं उन वैकेंसीज़ की बात नहीं कर रहा हूँ कि पता चला 2 ही वैकेंसी निकली हैं, नहीं। अगर वैकेंसी 400, 500 या फिर 100 वैकेंसी के आस-पास भी हैं और आप 99 परसेंटाइल लाके बैठे हो, तो आपको उसमें शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। ठीक है? और ये आसान है, बहुत टफ नहीं है, लेकिन हाँ, अपनी मूर्खताएँ मत करना, अपनी गलतियाँ मत करना। कई सारे बच्चे हैं जो बाद में पछताते हैं कि मैंने क्यों तुक्का लगाया। तुक्का भी उन्हीं का सही बैठता है जो लोग पढ़ते हैं, ठीक है? ऐसे तुक्के भी नहीं सही बैठते हैं, आम तौर पर। लेकिन ध्यान रखो इसके सबसे पहले इसके सिलेबस में आओ, जैसे इतिहास 5 नंबर की आएगी और ये जो चुनिंदा टॉपिक्स दिए हैं, इन्हीं पर फोकस करना है। 5 नंबर आपके यहीं से पूछे जाएँगे, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन। सिंधु घाटी सभ्यता हो, वैदिक संस्कृति, बौद्ध धर्म पढ़ना है जिसमें गौतम बुद्ध पर फोकस करना है, जैन धर्म जिसमें महावीर पर फोकस करना है और मौर्य वंश, साथ ही साथ गुप्ता डायनेस्टी, हर्षवर्धन, राजपूत डायनेस्टी, सल्तनत काल,
मुगल साम्राज्य, मराठा, ब्रिटिश राज का उद्भव और पहला स्वतंत्रता संग्राम, जिसे आप 1857 कहते हो। इसके अलावा ब्रिटिश राज का सामाजिक आर्थिक प्रभाव, ये कुछ चुनिंदा टॉपिक्स दिए हैं। सबसे पहले आपको करना क्या है, इन टॉपिक्स की आपने थ्योरी तो कंप्लीट कर ही ली होगी, आपने मार्केट से पुस्तकें ले ली होंगी, उनसे आप थ्योरी कंप्लीट कर रहे होंगे, या फिर आपके नोट्स रखे होंगे, उनसे आपने थ्योरी कंप्लीट कर ली होगी। अब आपको एक एक्स्ट्रा चीज़ ये करनी है, अगर आप अपना स्कोर बेहतर करना चाहते हो, तो ध्यान दो, घटना चक्र। मैं इसका कोई प्रचार नहीं कर रहा हूँ, बस ये बता रहा हूँ कि इसमें आपको कंपाइलेशन मिल जाएगा क्वेश्चंस का। अब आप ये मत समझना कि घटना चक्र में तो पीसीएस के होते हैं, उत्तराखंड पीसीएस के क्वेश्चंस होंगे, यूपी पीसीएस के होंगे। देखो, प्रश्न वही होते हैं, बस रिपीट होते हैं। कोई भी सवाल है अकबर से संबंधित, वही अकबर से संबंधित सवाल एसएससी भी पूछता है, वही सवाल रेलवे भी पूछता है, आपका यूपी ट्रिपल एससी आयोग भी पूछेगा, यूपी पीसीएस आयोग भी पूछेगा, वही सारे सवाल होते हैं। बस थोड़ी लैंग्वेज जटिल कर दी जाती है, सवाल का जो लेवल होगा वो बढ़ जाएगा, लेकिन फैक्ट तो वही होंगे ना। अगर दहसाल बंदोबस्त किसी ने शुरू किया है, तो वही शुरू करेगा एसएससी में भी, वही बंदा शुरू करेगा यूपी ट्रिपल एससी में भी। अब ऐसा तो है नहीं दहसाल बंदोबस्त किसी ने एसएससी में कोई दूसरा शुरू करेगा और यूपी ट्रिपल एससी आयोग पूछेगा तो कोई दूसरा आंसर होगा, है ना? सवाल वही होते हैं। बस एक काम करना, घटना चक्र के टॉपिक वाइज़ सवाल आपको मिल जाएँगे। सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक के या फिर मुगल के, मराठा के, राजपूत के सारे के सारे यहाँ से आपको एमसीक्यूज़ लगा लेने हैं और आप देखोगे कि आपका स्कोर अच्छा होगा। और इसके अलावा अब जो भी समय शेष बचा है, जैसे कहते हैं जैसे सुनने में आ रहा है कि अगस्त लास्ट तक इसका पेपर आयु हो सकता है करा ले, हो सकता है आगे भी बढ़े। अगर हम अगस्त लास्ट को ही फ़ोकस करें, तो आपके पास 40, 45 से 50 दिन का समय बचा हुआ है। इन 50 दिनों में कम से कम 50 मॉक टेस्ट तो आपको लगाने ही हैं। अगर 99% लाना है तो लोअर की वैकेंसी आपको डालनी है। यानी लोअर की वैकेंसी में आपको अगर फॉर्म डालना है तो 99 परसेंटाइल या 97, 98 के आसपास रहना होगा, ठीक है? अब वो पोस्ट पर निर्भर करता है कि हो सकता है ज़्यादा पोस्ट आ जाएँ, तो 92 परसेंटाइल वाले भी हो जाएँ। बात समझ पा रहे हो? लेकिन इतना स्कोर आपको करना पड़ेगा और इस स्कोर के लिए आपको इस पुस्तक का सहारा लेना पड़ेगा। ठीक है? एमसीक्यूज़ के लिए। इसके अलावा एक मॉक टेस्ट आपको रोज़ अटेम्प्ट करना है। अब जैसे राष्ट्रीय आंदोलन में ले लो, राष्ट्रीय आंदोलनों से आपके 5 नंबर के सवाल आएँगे, यानी इतिहास टोटल 10 नंबर के सवाल आपसे पूछ रहा है, ठीक है? इसमें स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष, ये भी आपको सारे के सारे एमसीक्यूज़ मिल जाएँगे। इसके अलावा स्वदेशी, सविनय अवज्ञा आंदोलन, महात्मा गांधी और अन्य नेताओं की भूमिका, यहाँ से भी आपको सारे के सारे एमसीक्यूज़ मिल जाएँगे। आप देखोगे उसमें टॉपिक दिया गया है सविनय अवज्ञा आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन, इनके आप एमसीक्यूज़ निकालो, लगा डालो और जब तक आपका पेपर हो तब तक 2 से 3 से 4 बार रिपीट भी कर लो सारे के सारे। इसके अलावा क्रांतिकारी आंदोलन, उग्र राष्ट्रवाद, इनकी पहले आप थ्योरी कंप्लीट करो और इसके बाद फिर एमसीक्यूज़, घटना चक्र से और डेली एक मॉक टेस्ट। और ध्यान देना है मॉक टेस्ट उसी लेवल का होना चाहिए जिस लेवल के आयोग पूछ रहा है, ठीक है? ऐसा नहीं है कि पता चला यहाँ आप मॉक टेस्ट लगा रहे हो और आपके 99, 97 क्वेश्चंस सही हो रहे हैं और आयोग इस समय कैसे पूछ रहा है? तो समस्या हमेशा वहाँ होती है जब आप बहुत ईज़ी क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर रहे होते हो और आयोग पूछ लेता है थोड़े से हार्ड। अब ऐसी स्थिति में धड़कनें बढ़ जाती हैं और फिर अनाप-शनाप गलतियाँ एग्ज़ाम हॉल में शुरू हो जाती हैं आपसे। जैसा कि आपका अनुभव रहा है ना? कई लोग मैसेज भी करते हो मुझसे ये गलती हो गई, मुझसे ये बड़ी भारी गलती हो गई कि मैंने ऑप्शन में कुछ भरना था और वहाँ पर बबल कुछ भर दिया। तो इस तरह की भी मूर्खतापूर्ण गलतियों से बचना है, ठीक? और आप यकीन जानिए 97, 98 के आस-पास अगर आप स्कोर कर ले जाते हो, बहुत अच्छी स्थिति में होंगे। हर एक वैकेंसी आपके लिए फिर इंतज़ार कर रही होगी और कहेगी कि आइए मेरा मेंस दीजिए, ठीक है? तो ये सारे के सारे आपको सबसे पहले इनकी थ्योरी कंप्लीट करके और फिर इसके बाद इतने एमसीक्यूज़ लगा जाने हैं कि आप एक अलग आपके अंदर कॉन्फिडेंस हो और इसके बाद फिर बेहतर स्कोर भी एग्ज़ाम हॉल में कर पाएँ। इसके अलावा ज्योग्राफी में देखो, चुनिंदा टॉपिक्स दिए हैं, बहुत इधर-उधर भागने की आवश्यकता नहीं है। जैसे भारत और विश्व का भौतिक भूगोल, इसमें कुछ टॉपिक्स दे दिए हैं, जैसे नदियाँ, नदी घाटी, यही पढ़ना है। भूजल, इसके अलावा पर्वत, पहाड़ियाँ, हिमनद, मरुस्थल, वन, खनिज और संसाधन, ठीक है? भारत एवं राजनैतिक भूगोल, जलवायु, टाइम ज़ोन, सांख्यिकी परिवर्तन और प्रवास, ये एनसीईआरटी के चैप्टर्स हैं, तो आप चाहो तो एनसीईआरटी के नोट्स को भी अवेल कर सकते हो और इनको सबको पढ़ सकते हो, ठीक है? एक बार थ्योरी कंप्लीट कर ली, तो वही प्रोसेस अपनाना है कौन-सा? घटना चक्र के सारे टॉपिक्स उठा लो, ये सभी टॉपिक आपको मिल जाएँगे और उसके एमसीक्यूज़ लगा डालो और डेली एक मॉक टेस्ट और मॉक टेस्ट का लेवल भी अच्छा होना चाहिए, ठीक है?
जो पहले यूपी ट्रिपल एससी ने पेट कराया था उस लेवल के नहीं। इसके बाद जो अभी 2023 का हुआ था, उस लेवल का मॉक टेस्ट होना चाहिए, एक बेहतर, ताकि आपकी आदत यहीं से पड़ जाए अपने घर से अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करने की और फिर एग्जाम हॉल में जाके आप भयभीत ना हो। इकोनॉमिक्स में देख लो, इसमें भी वही टॉपिक्स हैं जो आपको मिल जाएंगे। कौन-कौन से हैं? 1947 से लेकर 1991 तक भारतीय अर्थव्यवस्था। जैसे आपको कहाँ फोकस करना है? योजना आयोग में और उसके द्वारा किए गए कार्य। पंचवर्षीय योजनाएँ, सारी की सारी पंचवर्षीय योजनाओं की एक लिस्ट रखो। उन योजनाओं में कौन-कौन सी बातें की गई हैं, उनको एक जगह रखो और आप इनको तैयार करो। इनसे संबंधित एमसीक्यूज़ आपको मिल जाएँगे, पंचवर्षीय योजनाओं से संबंधित। कहाँ मिलेंगे? घटना चक्र में ही मिलेंगे, ठीक है? और भी कई सारी बुक्स हैं, हर जगह मिल जाएँगे। लेकिन एक स्टैंडर्ड लेवल के जिस हिसाब से सवाल पूछ रहा है, उस आधार पर स्टैटिक जीके संबंधी यहाँ से आपको सवाल मिल जाएँगे, एमसीक्यूज़। इसके अलावा मिश्रित अर्थव्यवस्था, निजी और सार्वजनिक क्षेत्र, हरित क्रांति, दुग्ध विकास और ऑपरेशन फ्लड। देख पा रहे हो? टॉपिक तक मेंशन कर दिया है आयोग ने कि आपको यही टॉपिक पढ़ के आना है। हालाँकि आप यूपी ट्रिपल एससी आयोग का जब रिकॉर्ड देखोगे, ट्रैक रिकॉर्ड, तो इसका ट्रैक रिकॉर्ड कुछ अच्छा नहीं रहा है। जो सिलेबस देता है, वो सिलेबस पर तो सवाल पूछता है, लेकिन उस सिलेबस से भी वो बाहर भाग जाता है। जैसे आपने हाल ही में हुई परीक्षाओं को देखा होगा, किस तरह के सवाल पूछ रहा है। जैसे यूपी ट्रिपल एससी में एक बीपीओ की परीक्षा हुई थी, है ना? इसमें तो बहुत इधर-उधर से सवाल पूछे गए थे। तो ख़ैर, लेकिन आपको सिलेबस दिया गया है, सिलेबस पर फ़ोकस रखना है। और जो सवाल वो इधर-उधर से पूछेगा, वो ना सिर्फ़ आपके लिए नए होंगे, बल्कि सभी के लिए नए होंगे। तो ऐसे प्रश्नों में भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। आप देख पा रहे होंगे जैसे जो टेक्निकल अभी रिज़ल्ट आए हैं, 3 नंबर कट ऑफ गया है, 10 नंबर कट ऑफ जा रहा है। जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफ़िकेशन के लिए कॉल आई है, 3-3 नंबर पे कॉल आ रही हैं। तो कहीं न कहीं आप देख पा रहे होंगे हर एक के लिए क्वेश्चन टफ़ हो रहे हैं, ठीक है? अब इसमें ये मत अज़्यूम कर लेना कि नहीं-नहीं मेरे तो 70 ही आने चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं है। वो निर्भर करता है पेपर के ऊपर। ठीक, तो अब यहाँ पर आओ। ये सारे के सारे जो टॉपिक्स दिए गए हैं 1991 आर्थिक सुधार के बाद अर्थव्यवस्था भारत की कैसी है? 2014 जब से नई सरकार बनी है, तब से आर्थिक सुधार में कौन-कौन से कदम उठाए गए हैं? जैसे कृषि सुधार, ढांचागत सुधार, श्रम सुधार, आर्थिक सुधार, जीएसटी, इनसे सबसे सवाल पूछे जाएँगे और इनसे सबसे एमसीक्यूज़ आप तैयार करेंगे। इसके अलावा संविधान, भारत का संविधान और लोक प्रशासन, 5 नंबर का सीधा-सीधा सवाल आएगा और सबसे ईज़ी पोर्शन यही होता है। संविधान का। भारतीय संविधान में जो चुनिंदा टॉपिक्स दिए गए हैं, जैसे यहाँ पर आपको टॉपिक्स मेंशन कर दिए गए हैं। इन्हीं टॉपिक से संबंधित आप एमसीक्यूज़ निकाल लो, थ्योरी निकाल लीजिए, बार-बार रिवीजन करो, एमसीक्यूज़ करो, बात खत्म। अब टॉपिक्स कौन-कौन से हैं? जैसे भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएँ, ठीक है? कॉन्स्टिट्यूशन का जो बैच है, वो बैच चल रहा है आपके एप्लीकेशन में, अगर आप चाहते हो इसको जॉइन करना, तो कॉन्स्टिट्यूशन को काफ़ी डिटेल में कवर कराया जा रहा है। अब देखो एक बात मैं आपको क्लियर कर दूँ, जैसे कई सारे बच्चों के मैसेज आ रहे हैं कि बैच, बैच का मतलब है लोअर पीसीएस का बैच, ठीक है? कुछ लोगों को पेट लगातार दे रहे होंगे, दूसरी बार या तीसरी बार दे रहे होंगे पेट। उनको कॉन्फिडेंस होता है कि हमारा इतना स्कोर तो आ ही जाएगा और काफ़ी अच्छी तैयारी भी होती है। तो काफ़ी लोगों की डिमांड आ रही है कि लोअर पीसीएस के लिए बैच, चूँकि वैकेंसी तो आनी है, लेखपाल के लिए बैच शुरू करिए। अब एक बात सुनिए, लोअर पीसीएस में आएगा क्या सिलेबस? लोअर पीसीएस में वही पॉलिटी होगी, ठीक है? वही ज्योग्राफी होगी। और इसके अलावा पॉलिटी हो गई, ज्योग्राफी हो गई, हिस्ट्री हो गई और भी कई सारे टॉपिक्स स्ट्रैटेजी के वगैरह, यही तो सारे होंगे जीके में। इनके लिए मैंने अलग-अलग से बैचेज़ शुरू कर दिए हैं, जैसे पॉलिटी का अभी बैच चल रहा है। इसके बाद फिर हम लोग ज्योग्राफी शुरू करेंगे, इसके बाद फिर हम लोग हिस्ट्री शुरू करेंगे, इकोनॉमिक्स शुरू करेंगे। तो आप यहीं से फ़ोकस करना शुरू करो। आप समस्या ये होती है कि जब आप इंतज़ार करते हो बहुत सारा, कि जब वैकेंसी आ जाएगी तब हम पढ़ना शुरू करेंगे, तब पढ़ाई नहीं होती है। बहुत कम समय मिलता है, वैकेंसी आई इसके बाद एग्ज़ाम हो जाता है, ठीक है? और आगे आने वाला जो समय है उसमें इलेक्शन को भी आप ध्यान में रखिए, बहुत सारी वैकेंसीज़ आने वाली हैं। इलेक्शन चूँकि सर पे होगा सरकार के, कुछ न कुछ इनको जनता के सामने दिखाना होगा। 5 साल कुछ नहीं किया लेकिन अंत में तो कुछ करेंगे, ठीक? अब ऐसी स्थिति में आप अगर इंतज़ार करते रह गए और फिर आप नोट्स बनाते हो, मान लो लोअर पीसीएस की वैकेंसी आ गई। अब उसने समय दिया है 3 महीने बाद एग्ज़ाम हो जाएगा। जस्ट एज़्यूम या 4 महीने बाद या 5 महीने बाद। अब इसमें आप करोगे क्या? इसमें करोगे कि आप फिर कोई बैच जॉइन करोगे, आप इसमें नोट्स बनाओगे, फिर इसके बाद एमसीक्यूज़ करोगे, नोट्स बनाने में ही काफ़ी समय लग जाएगा। तो ये बैचेज़ आप जैसे पॉलिटी का बैच चल रहा है, तो आप अगर जॉइन करना चाहते हो, तो इसको जॉइन कर सकते हो। इसके बाद हिस्ट्री शुरू होगी, इसके बाद तो फिर ज्योग्राफी शुरू होगी, ठीक है? इस तरह से बैचेज़ चलेंगे। अगर आप अभी से इनके नोट्स तैयार कर लेते हो, बेहतर तैयारी कर लेते हो, तो जब इसकी वैकेंसी आएगी, तब आपके पास बहुत कम समय बचेगा और उस समय को आप बेहतर तरीके से यूटिलाइज़ कर सकते हो। कैसे?
कि आपकी थ्योरी कंप्लीट हो चुकी है। अब आपको केवल एमसीक्यूज़ करना है और मॉक टेस्ट सॉल्व करना है और थ्योरी का रिवीजन करना है, ठीक है? और जब इस स्ट्रेटजी से करोगे, आप यकीन जानिए कि एक पोस्ट आप हर हाल में लेके जाओगे, चाहे लोअर की हो, लेखपाल की हो या ग्राम पंचायत अधिकारी की हो या फिर जो भी अन्य वैकेंसी आने वाली है 2025-26 में, उन सब में। तो उसी वक़्त का इंतज़ार मत करो। अगर आप खाली बैठे हो, आप कहीं जॉब कर रहे हो तो बात अलग ही है। लेकिन अगर आप खाली बैठे हो, केवल और केवल आपका पढ़ना ही काम है, तो आप सबसे पहले एक-एक टॉपिक को इतनी बेहतर तरीके से कंप्लीट करो कि आगे आने वाली सभी पोस्ट में फिर आपका ही नाम हो। ठीक है? सभी पोस्ट का मतलब है सारी पोस्ट तो नहीं ले सकते हो, लेकिन हाँ, जितनी पोस्ट आएँ उनमें एक पोस्ट में कम से कम आपका नाम हो। ठीक है? और उसके लिए फिर अभी से लगना होगा। और इसका मतलब ये नहीं है कि पेट को आप किनारे कर दो, नहीं। आप किसी भी पोस्ट में फॉर्म तभी तभी डाल पाओगे ना जब पेट में भी अच्छा स्कोर होगा। तो सबसे पहला टारगेट क्या है? पेट में अच्छा स्कोर करना। और फिर इसके बाद इसी के पैरेलल आप तैयार करते जाओ अपने सारे सब्जेक्ट्स। और आप यकीन जानिए कि जो आगे आने वाला समय होगा, फिर आपके लिए होगा। ठीक है? अब यहाँ पर आओ, जैसे संविधान में मुख्य विशेषताएँ, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, सबसे पहले इसकी थ्योरी पढ़ लो। कुछ ही आर्टिकल हैं, आर्टिकल का मतलब जैसे 35, 36, 36 से लेकर आर्टिकल नंबर 51 ये है, इनको तैयार कर लो डीपीएसपी में। और इसके अलावा डीपीएसपी कहाँ से लिया गया, ये वाद योग्य है, ये अवाद योग्य है, न्यायोचित है, गैर न्यायोचित है, इसके फिर सारे के सारे घटना चक्र से एमसीक्यूज़ लगा डालो। बस हो गया कंप्लीट। मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 12 से लेकर कहाँ तक है? 35 तक। और मौलिक कर्तव्य 51 तक का, ये कहाँ से लिया गया? कौन-कौन से इसमें प्रोविज़न्स डाले गए हैं, कौन-कौन से वाद हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट ने किन आर्टिकल्स में कौन-कौन से निर्णय दिए हैं, है ना? डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स क्या होता है, डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी क्या होता है, सारी की सारी थ्योरीज़ आपको पता होनी चाहिए। संसदीय प्रणाली, संघीय न्याय प्रणाली, संघीय प्रणाली, केंद्र और राज्य के मध्य संबंध, न्यायिक ढांचा, उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, जिला प्रशासन, स्थानीय स्वशासन, बहुत सीमित सिलेबस है। बस केवल और केवल आपको थ्योरी और एमसीक्यूज़ पर फोकस करना है, ठीक है? और आप यकीन जानिए 5 में 5 नंबर कहीं नहीं गए हैं पॉलिटी के। इसके अलावा सामान्य विज्ञान, सामान्य विज्ञान हालाँकि ये अपने आप में काफ़ी बड़ा टॉपिक है, लेकिन आयोग केवल और केवल प्रारंभिक भौतिक विज्ञान लिख के निकल लिया है। प्रारंभिक रासायनिक विज्ञान, प्रारंभिक जीव विज्ञान, ठीक है? तो आपको साइंस में करना ये है कि जो लूसेंट की साइंस है, इतनी पर्याप्त होगी लूसेंट की साइंस। और यहीं से आपसे सवाल पूछ लिए जाएँगे और आप करने में सफल भी हो जाओगे। 5 नंबर ये कंप्लीट हो जाएँगे आपके। ठीक? और अगर आप चाहो तो साइंस की जो एमसीक्यूज़ सीरीज़ आती है घटना चक्र की, आप उसको भी लेके अटेम्प्ट कर लेना एक बार, ठीक है? प्रीवियस ईयर्स पेपर में जो लास्ट ईयर का हुआ था, यानी 2023 का पेट हुआ था, उस आधार पर तैयारी करना, ठीक है? इसके अलावा प्रारंभिक गणित में तो आप लोग माहिर ही होंगे, 5 नंबर के आएँगे सवाल। पूर्ण संख्या, भिन्न दशमलव, प्रतिशतता, ये सारे के सारे चैप्टर्स आपको तैयार करने होंगे। और मैथ देखो डिपेंड करती है प्रैक्टिस पर। आपने जितने ज़्यादा से ज़्यादा सवाल लगाए होंगे, उतना ही मज़ा आएगा। ठीक है? और मैथ के लिए आमतौर पर कई सारी बुक्स हैं और मैथ के आपने बैचेज़ भी जॉइन कर रखे होंगे। साधारण अंकगणित समीकरण, वर्गमूल, घातांक, औसत, ये चुनिंदा टॉपिक्स दिए गए हैं, इन्हीं टॉपिक्स पर फोकस करना है। हिंदी, हिंदी भी सीमित दी है और 5 नंबर की आएगी। ठीक? संधि, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, लिंग, समश्रुत भिन्नार्थक, मुहावरे लोकोक्तियाँ, सामान्य अशुद्धियाँ, लेखक और रचनाएँ। यहाँ से मैं एक बात आपको कह दूँ, कई सारे बच्चे ऐसे होंगे जो पेट का भी फॉर्म डाले होंगे और वो इसकी भी परीक्षा देंगे। इसके अलावा उन्होंने आरओ-एआरओ का भी फॉर्म डाल रखा होगा, इसकी परीक्षा देंगे। आरओ-एआरओ के लिए आपने एक पुस्तक ली होगी घटना चक्र की, उसमें प्रीवियस ईयर सारे के सारे हिंदी के दिए हुए हैं। मैं हिंदी की बात कर रहा हूँ, ठीक? उसी में से आपको विलोम शब्द, ये टॉपिक उसी में मिल जाएगा। और जितने वहाँ पर विलोम शब्द दिए गए हैं, कई सारे दिए गए हैं, 300 के आस-पास विलोम शब्द, उसके इतर नहीं जाएगा सवाल। पर्यायवाची, इसको भी आप वहीं से कंप्लीट कर सकते हो। वाक्यांशों के लिए एक शब्द, ये भी जितने उस बुक में दे दिए गए हैं, उससे अलग नहीं पूछे जाएँगे। इसके अलावा सामान्य अशुद्धियाँ, ठीक है? तो 1, 2, 3 और 4 ये 4 टॉपिक्स आपको इसी पुस्तक में मिल जाएँगे। अगर आप आरओ-एआरओ की तैयारी में लगे हुए हैं, तो ये पुस्तक आपने ज़रूर इसको अवेल किया होगा। तो आप इससे इन चारों टॉपिक्स को एक बार फिर से रिवीजन कर लेना पेट 2025 के लिए। और बाकी ये टॉपिक बचे हैं 2-3, संधि, लिंग, समश्रुत भिन्नार्थक, लोकोक्तियाँ और मुहावरे और इसके अलावा लेखक और रचनाएँ। ठीक है? तो ये आप हरदेव बाहरी साहब से पढ़ सकते हो और यहाँ से आपके 5 नंबर कंप्लीट हो जाएँगे। इसके अलावा सामान्य अंग्रेजी में अंग्रेजी व्याकरण का ज्ञान आपसे पूछा जाएगा और गद्यांश पूछा जाएगा और ये भी 5 नंबर का।
इसके अलावा तर्क शक्ति यानी कि रीजनिंग, रीजनिंग में वृहत और लघु, क्रम रैंकिंग, संबंध यानी ब्लड रिलेशन वाले सवाल आएँगे, समूह से भिन्न यानी क्लासिफिकेशन, कैलेंडर घड़ी, इसके अलावा कारण और प्रभाव, कोडिंग डिकोडिंग और तर्क और विश्लेषण। मैथ और रीजनिंग को करने के लिए एक सिंपल सा फंडा है कि सबसे पहले इनके बारे में कॉन्सेप्ट क्लियर हो और इसके अलावा मोर प्रैक्टिस हो। जितने ज़्यादा आप सवाल लगाओगे, उतना ही मज़ा आएगा एग्ज़ाम हॉल में। याद रखिएगा, आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी होनी चाहिए। आपने सैकड़ों सवाल लगाए हैं, घर में या रूम में जहाँ भी आप बैठे हो, रूम में आपने सैकड़ों सवाल लगाए हों और इसके बाद फिर जब आप एग्ज़ाम हॉल में आपको मैथ दिखेगी, तो आप वहाँ पर बिना हिचक के सवाल को अटेम्प्ट कर पाओगे, ठीक है? इसके अलावा समसामयिक, यहाँ पर आपको फ़ोकस ये रखना है कि भारत और वैश्विक लिखा ज़रूर है। भारत, इंडियन लेवल की भी आपको करंट पढ़नी है और इसके अलावा यूपी जीके यानी सॉरी यूपी की करंट अफ़ेयर भी पढ़नी है। यूपी की करंट अफ़ेयर हर महीने की मैं करवा रहा हूँ, तो आप इसको देख सकते हो। इसके अलावा वैश्विक करंट अफ़ेयर भी आपसे पूछी जाएगी और ध्यान रखिए 10 अंक, यानी एक अच्छा खासा पार्ट करंट अफ़ेयर का आपसे पूछा जाना है। तो आप भारतीय करंट अफेयर्स यानी राष्ट्रीय स्तर की, उत्तर प्रदेश की और साथ ही साथ वैश्विक करंट अफेयर्स पर भी अभी से फ़ोकस करो। ये नहीं कि लास्ट में आप फ़ोकस करोगे, नहीं। क्योंकि पिछले यूपी ट्रिपल एससी को आप देखोगे तो पिछले 1 साल की वो करंट अफेयर्स को लेके चल रहा है। हालाँकि अभी जो परीक्षाएँ हुई हैं, वो नीतियों से संबंधित जो सवाल पूछ रहा है, वो पिछले 5-5 साल पुराने सवाल पूछ रहा है। लेकिन जो करंट अफेयर्स के पूछ रहा है, वो अगस्त 2024 के कभी पूछ देता है। कभी नवंबर 2024 से सवाल पूछ लेता है। तो हम ये कह सकते हैं कि यूपी ट्रिपल एससी का जो करंट का ट्रेंड है पूछने का, वो पिछले 1 साल का ट्रेंड है। तो आप यूपी में भी पिछले 1 साल तक याद रखोगे, इंडियन लेवल की जो करंट अफेयर्स है, राष्ट्रीय स्तर की उसको भी पिछले 1 साल तक याद रखोगे और वैश्विक स्तर की भी 1 साल की आप इनको रिवाइज़ करते रहोगे। यानी कि एक जो ईयरली बुक्स आती हैं, जैसे दृष्टि की मैगज़ीन आई है, ईयरली बुक्स आई हैं, ठीक है? आँख वाली, उसको भी आप अवेल कर सकते हो और वहाँ से आप पढ़ सकते हो। ठीक है? यूपी के लिए पिछले 1 साल की करंट अफ़ेयर्स आपको हमारे एप्लीकेशन में मिल जाएँगी, इनकी पीडीएफ्स को आप डाउनलोड कर सकते हो। तो एप्लीकेशन में जाके वहाँ से उत्तर प्रदेश सामान्य जानकारी की पीडीएफ को ले लीजिए। इसके अलावा सामान्य जागरूकता में आपको यहाँ से 10 नंबर के सवाल पूछे जाने हैं, ध्यान रखिएगा। भारत के पड़ोसी देश, अब भारत के जब जियोग्राफी में आप जाओगे ना, भारत के भूगोल में, तो मैंने आपको भूगोल के लिए घटना चक्र बोला है, आपके पास घटना चक्र होनी चाहिए। इसी घटना चक्र में जब आप जाओगे भूगोल वाले सेक्शन में, तो भारत के पड़ोसी देश दिए गए हैं, ठीक? तो आपको मैक्सिमम एमसीक्यूज़ यहाँ से मिल जाएँगे भारत के पड़ोसी देशों से संबंधित। लेकिन भारत के पड़ोसी देशों में जैसे मैं एक मैप बनाता हूँ, ये रहा हमारा भारत, इसका दक्षिणी भाग और ये रहा श्रीलंका, ठीक है? और जब आप यहाँ पर आओगे, कुछ इस तरह से, ठीक है? अब यहाँ पर देखो, भारत के पड़ोसी देशों में मान लो ये हो गया आपका पाकिस्तान, इसके बाद इधर आ गया अफ़गानिस्तान, चाइना हो गया, नेपाल हो गया, यहाँ पर भूटान हो गया, यहाँ आप जाओगे तो ये म्यांमार हो गया, ये बांग्लादेश हो गया और ये कौन-सा हो गया श्रीलंका। तो इन्हीं पड़ोसी देशों में और भी जो आस-पास के पड़ोसी देश हैं, जैसे भारत से सीमा अफ़गानिस्तान की भी टच होती है। हालाँकि ये पीओके में चला गया है, लेकिन फिर भी चूँकि पीओके भारत का ही पार्ट है, भारतीय संसद इसे अपना पार्ट मानती है, तो आप अफ़गानिस्तान के बारे में भी और उसके आस-पास के जो पड़ोसी क्षेत्र हैं, पड़ोसी देश हैं, जैसे ईरान हो गया, यहाँ पर अभी हाल ही में कौन-कौन सी घटनाएँ घट रही हैं, ठीक है? अभी काफ़ी ईरान चर्चा में था। और कौन-कौन सी सीमाएँ साझा करते हैं हम अपने पड़ोसी देशों से? इसके अलावा कैसे-कैसे इनके साथ ट्रेड होता है? जियोग्राफ़िकल कंडीशंस क्या हैं? वहाँ पर जो जियोग्राफ़िकल कंडीशंस का मतलब है जैसे मरुस्थल हो गए या फिर नदियाँ हो गई, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है? देश की राजधानी और मुद्राएँ, ये भी आप तैयार करो। कई सारे ऐसे देश हैं जैसे जो मैक्सिमम सवाल पूछता है आयु, जैसे नॉर्वे की राजधानी वहाँ कौन-सी मुद्रा चलती है? आइसलैंड की राजधानी वहाँ कौन-सी मुद्रा चलती है? इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। इसके अलावा भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, अभी जूनियर असिस्टेंट में यहाँ से एक सवाल पूछा गया था कि केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? भारतीय संसद, ये पॉलिटी का यहाँ पर डाल दिया गया है। भारतीय संसद, राज्य व्यवस्था, लोकसभा और राज्यसभा, इसके अलावा विधानसभा, विधान परिषद, इनके बारे में आपसे उपबंध पूछे जा सकते हैं। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दिवस, अंतर्राष्ट्रीय जो संगठन है, विश्व के प्रमुख संगठन जैसे यूनेस्को हो गया, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन हो गया, इनके मुख्यालय आपसे पूछे पूछे जा सकते हैं
और इनको इस्टैब्लिश कब किया गया था, ये पूछा जा सकता है। इसके अलावा भारत के जो पर्यटन स्थल हैं, भारतीय कला और संस्कृति जैसे हमारे यहाँ एक छऊ नृत्य है, ये कहाँ का नृत्य है? गरबा नृत्य है, ये कहाँ का है? जैसे कथक, ये कहाँ का नृत्य है? कथक से संबंधित कौन-कौन से कलाकार हुए हैं? इन सब के बारे में आपसे सवाल पूछे जाएँगे। भारत एवं विश्व के खेल, खेल के लिए दरअसल इस सेगमेंट के लिए मेरे हिसाब से लूसेंट पर्याप्त है, ठीक है? चूँकि आपसे स्टेटमेंट बना के आजकल सवाल पूछ रहा है आयोग, तो उसके लिए भी आप लूसेंट के अगर फैक्ट्स तैयार कर लेते हो, तो स्टेटमेंट्स करने में बड़ा आसानी रहेगी आपको। जैसे भारत एवं विश्व के खेल, तो लूसेंट में जो पीछे का एक टॉपिक दिया गया है विविध, वहाँ पर इस चैप्टर को बहुत अच्छे से कवर किया गया है। भारत के खेल, विश्व के खेल, खेल से संबंधित शब्दावलियाँ अ, जैसे मैं क्या बोलूँ कई सारी ऐसी शब्दावलियाँ हैं या फिर पिच की लंबाई हो गई, ठीक है? जैसे जो ग्रैंड स्लैम होते हैं खेल से संबंधित, उनमें से कौन-सा ग्रैंड स्लैम है जो घास पर खेला जाता है, जो कौन है जो कठोर सतह पर खेला जाता है, इस प्रकार के सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है? और खेल से संबंधित समसामयिकी भी पूछी जा सकती है। इसके अलावा भारत में अनुसंधान संगठन, प्रसिद्ध पुस्तकें, तो जो बुक्स का पोर्शन है, वो भी आपका लूसेंट से कवर हो जाएगा। पुरस्कार और विजेता, साथ ही साथ जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण। तो ये पुरस्कार और विजेता, जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण, इसके बारे में आप थोड़ी बहुत करंट तैयार करना। पुरस्कार और विजेताओं में करंट से भी सवाल पूछे जा सकते हैं, ठीक है? तो ये जो पोर्शन है, ये पूरा का पूरा सामान्य जागरूकता से संबंधित, ये आपके लिए लूसेंट पर्याप्त होगा। इसके अलावा और लूसेंट में ये जो टॉपिक्स दिए गए हैं, इन्हीं टॉपिक्स पर फोकस करना है आपको, ठीक? अब और आओ थोड़ा-सा आगे, अपठित गद्यांश। प्रत्येक पर 5 प्रश्न होंगे और 2 गद्यांश आपसे पूछे जाएँगे और ये जो पोर्शन होता है, ये काफ़ी सिंपल होता है। इसमें सामान्यतया एक क्वेश्चन काफ़ी विचलित करता है आप लोगों को कि कोई गद्यांश दिया है, उस गद्यांश की समरी यानी कि शीर्षक क्या बनेगा या फिर सेंट्रल आइडिया क्या होगा उसका। इस तरह का जो सवाल एक आता है, वो थोड़ा विचलित करता है। बाकी इसमें सारे के सारे सवाल जो होते हैं, उसके उत्तर ही उस गद्यांश में होते हैं। तो यहाँ जो 10 क्वेश्चन्स हैं, इनमें से आराम से 10 में 10 लाए जा सकते हैं। ठीक है? ग्राफ, ये पोर्शन आपको बहुत अच्छे से कवर करना है। ध्यान दीजिएगा, पिछली बार जो पेट हुआ था, पेट 2025, उसमें सबसे ज़्यादा बच्चों को परेशान किया था ग्राफ ने और ग्राफ से जो सवाल आए थे, वो एक स्टैंडर्ड लेवल के। इसलिए आपको भी अच्छे लेवल के ग्राफ तैयार करने हैं, ठीक है? मार्केट में बहुत सारी पुस्तकें हैं, खास तौर से ग्राफ पर ही निर्भर हैं। अगर आप लोअर पीसीएस की वैकेंसी देखना चाहते हैं, अगर आप ग्राम पंचायत अधिकारी की वैकेंसी देखना चाहते हैं, तो यकीन जानिए कि ग्राफ को भी आपको अटेम्प्ट करना है। पिछले बार वाले आप ग्राफ उठा के देख लेना, 2-2 टेबल्स बनाई गई थी और उन 2-2 टेबल्स से संबंधित सवाल पूछे गए थे आपसे, ठीक है? अब ऐसी स्थिति में आपको ग्राफ एक अच्छे लेवल के तैयार करने हैं और भली-भाँति बेहतर तैयारी भी करनी है ग्राफ की। खूब सारे सवालों की अभी प्रैक्टिस कर डालिए, चूँकि 40 से लगभग 50 दिनों का अभी भी आपके पास समय है, अगर परीक्षा अगस्त में हुई तो, ठीक है? अब ऐसी स्थिति में ग्राफ, मैथ और रीज़निंग, ये देखो फ्री के नंबर होते हैं। अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है, तो आप पूरे में पूरे नंबर लाओगे। यहाँ पर कोई संशय नहीं होता है, यहाँ पर तुक्का भी काम नहीं करता है, मैथ में। चूँकि मैथ आप सॉल्व कर रहे हो, तो आंसर या तो आएगा या नहीं आएगा। अगर आपने सही ट्रिक अपनाई है, तो आंसर आ ही जाएगा। अगर गलत ट्रिक अपनाई है, तो आंसर नहीं आएगा। यहाँ कोई तुक्का काम नहीं करता है, खास तौर से मैथ में, रीज़निंग में और साथ ही साथ ग्राफ में। चूँकि ग्राफ भी तो मैथ का ही एक पार्ट है, ठीक है? तो यहाँ आपको अच्छी खासी प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है। तो आप देख पा रहे हो, ग्राफ में 10 नंबर, रीज़निंग के 5 नंबर, मैथ के 5 नंबर, यानी कि 20 नंबर आपके सॉलिड हो जाएँगे। इन 20 में एक भी गलत नहीं हो सकता है, अगर प्रैक्टिस अच्छी है तो। ठीक? तो ग्राफ आप तैयार करिए। इसके अलावा आगे दिया है तालिका की व्याख्या और विश्लेषण, यानी ये भी एक तरह से ग्राफ ही है और यहाँ पर टेबल्स दी गई होंगी, ठीक है? टेबल्स के रूप में क्वेश्चन्स होंगे, तो ये भी 10 नंबर के आपसे पूछे जाएँगे। तो ये सारे के सारे आपके प्रैक्टिस पर निर्भर करेंगे कि आपकी कितनी बेहतर से बेहतर प्रैक्टिस है। और साफ-साफ आयोग ने कह भी दिया है कि हम आपसे एनसीईआरटी जो सीनियर सेकेंडरी स्तर की पूछी जाती है, जिस तरह के एनसीईआरटी में सीनियर सेकेंडरी स्तर में सवाल होते हैं, उसी आधार पर हम आपसे सवाल पूछेंगे। और गलती पर फ़ोकस करना है कि 1/4 अंक आपके काटे भी जा सकते हैं। तो गलतियाँ कम से कम हो, आपकी एक्यूरेसी अच्छी हो, इस पर भी आपको फ़ोकस करना है। ठीक है? यहाँ तक बात समझ पा रहे हो? तो ये सारा का सारा सिलेबस है, इस सिलेबस को तैयार करना ये आपकी ज़िम्मेदारी है, ठीक है? और मैंने साफ-साफ बता दिया है कि आपको सबसे पहले थ्योरी कंप्लीट करो, अगर आपकी थ्योरी कंप्लीट हो चुकी है, तो कोशिश करो घटना चक्र अवॉइड करने की, उसके जितने भी टॉपिक्स दिए गए हैं पेट में, आप उन टॉपिक्स के आधार पर एमसीक्यूज़ को अटेम्प्ट करो।
और रोज़ मॉक टेस्ट लगाइए। कम से कम 35 से 40 मॉक टेस्ट लगा के ही जाना आप एग्ज़ाम हॉल में। अधिक से अधिक जितने भी लगा सकते हो वो आप पर निर्भर करता है। लेकिन कम से कम 35 से 40 एमसीक्यूज़ लगा लीजिए। एमसीक्यूज़ का मतलब है मॉक टेस्ट, ठीक है? और इसके बाद फिर जब आप एग्ज़ाम हॉल में पहुँचोगे तो एक अलग कॉन्फिडेंस होगा। और ये मॉक टेस्ट का लेवल भी होना चाहिए अच्छा-सा। अच्छा-सा का मतलब है जिस प्रकार से आयोग पूछ रहा है सवाल उस हिसाब से। ऐसा नहीं है कि 2000 जो सबसे पहले जो पेड कराया था, उस हिसाब से आपने अ, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करी है। उससे कोई भला नहीं होने वाला है अब इस स्थिति में, ठीक है? और वैसे भी 3 साल तक जो वैकेंसी आएँगी, उनके लिए आप इस पेड के माध्यम से एलिजिबल होने वाले हो, ठीक है? अब मैं आपको 2-3 जानकारियाँ और दे दूँ। अगर आप पेट की तैयारी कर रहे हैं या यूपीएसआई के लिए तैयार कर रहे हैं अपने आप को या फिर आप तैयार कर रहे हैं यूपीपीसीएस के लिए और इन सभी वैकेंसीज़ के लिए आप भारत का संविधान और राज्य व्यवस्था को डिटेल में कवर करना चाहते हो, तो इसके लिए नया बैच शुरू किया गया है भारत का संविधान और राज्य व्यवस्था से संबंधित। इस बैच से जुड़ने के लिए आप कूपन कोड KD01 का इस्तेमाल कर सकते हो। ये बैच 2 जुलाई से शुरू हुआ है और ये बैच लगातार कंटिन्यू है, ठीक है? इसमें न सिर्फ़ आपको पीडीएफ प्रोवाइड कराई जा रही है, क्लासेस भी दी जा रही हैं, रिकॉर्डेड क्लासेस और ये जो पीडीएफ प्रोवाइड कराई जा रही है, इसको आप डाउनलोड करके प्रिंट भी निकलवा सकते हो। इसके अलावा इसमें जो घटना चक्र के एमसीक्यूज़ हैं, उन सारे के सारे एमसीक्यूज़ का डिटेल्ड डिस्कशन भी कराया जा रहा है, ठीक है? तो आप चाहें तो इस बैच से जुड़ सकते हो। इसके अलावा अगर आप यूपी ट्रिपल एससी में किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, तो आपको पता होगा यूपी जीके और कंप्यूटर, ये 35 अंकों का पूछा जा रहा है। यूपी जीके भी अच्छे लेवल का है और कंप्यूटर भी बेहतर लेवल का पूछा जा रहा है। कंप्यूटर के 15 क्वेश्चंस और यूपी जीके के 20 क्वेश्चंस। तो अगर आप इस बैच से जुड़ते हैं, KD21 कूपन कोड का इस्तेमाल कर लीजिए कॉम्बो बैच से जुड़ने के लिए और इस बैच को आप अवेल कर सकते हो। इसके अलावा इसमें जो पीडीएफ प्रदान की जाएँगी, उन पीडीएफ को आप डाउनलोड करके प्रिंट भी निकलवा सकते हो, ठीक है? अगर आप अलग-अलग बैचेस से जुड़ना चाहते हो, कंप्यूटर का अलग है और यूपी जीके का अलग है, तो आप इन बैचेस से भी जुड़ सकते हो, ठीक है? तो कुल मिला के यूपी ट्रिपल एससी पेट को मैं एक बार फिर आपको बता दूँ, ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है पेट और इसमें स्कोर करना बेहतर से बेहतर स्कोर करना है आपको, ताकि आप आगे आने वाली वैकेंसी जो भी हो, उन सभी की सभी वैकेंसीज़ में आप फॉर्म डाल सको और आप एक पोस्ट अपने लिए सुनिश्चित कर सको। इसके लिए बेहतर होगा कि आप पेट में अच्छा स्कोर करें, ठीक है? और अभी भी काफ़ी समय है, आप इसमें बेहतर स्कोर कर सकते हो। तो आज यहीं तक रखते हैं, धन्यवाद।